नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 10 मैथमेटिक्स महाधमाका ऑफर के दौरान हम लाइव सेशन से जुड़े हुए थे और इन लाइव क्लासों के दौरान हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 यानी 10 प्रश्नावलियों का पूरा रिवीजन पिछले 5 दिनों में कर लिया है। अब आगे आने वाले 3 या 4 दिनों में हमें पूरी बाकी जो किताब है वो कंप्लीट करनी है। तो इस सेशन के दौरान आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 10th जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 11 जो है सिमिलैरिटी, समरूपता। इस समरूपता चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड पेपर में ये वाला जो प्रश्न है हमें कौन से क्रम में देखने को मिलेगा। इसी के अलावा इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कौन से प्रश्न जो है इसमें अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है और अब की बार कौन सा प्रश्न आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनी रहती है। सभी बातों पर आप चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको प्रत्येक डाउट इस वीडियो के दौरान क्लियर किया जाएगा। उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ सके इसके लिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 11 जो है उसका अंक बार जो है, इसका जो वेटेज है वह कितना है। इसके जो मार्क्स है इस चैप्टर में से अब तक हर बार 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और जो 6 नंबर का प्रश्न है वो भी कौन सा होता है आपको पता ही है, जो लास्ट वाला सेक्शन होता है 6 नंबर। देखिए, पहला जो सेक्शन ए होता है उसमें हमेशा 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास में 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन डी में 6-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारे पेपर का सेकंड लास्ट प्रश्न होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है वो हमारे पास में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक आसान से प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। आसान से प्रश्न का मतलब है जो हमारे पास में जो 11th प्रश्नावली है उसका बेस क्या है, स्टार्टिंग कहां से होती है। स्टार्टिंग होती है आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। उस आधारभूत समानुपाती प्रमेय के आधार पर हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए किस प्रकार का जो प्रश्न है वो हम लेकर आए हैं। प्रश्न ऐसा है, एक त्रिभुज ABC। देखिए यहाँ मैं आपको साथ ही साथ डायग्राम भी ड्रॉ करता जाता हूँ, क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहिएगा। साथ साथ मैं इसमें बताता रहूंगा कौन कौन सी चीजें दी गई है। अगर हमारे पास फिगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन बिना लिखे मैं आपको यहाँ फिगर में पूरा बता देता हूँ कौन कौन सी चीज गिवन है और कौन सी चीज सिद्ध करनी है। हमें दिया हुआ ABC एक त्रिभुज है, ये ABC। आगे बोला कि भुजा AB और AC पर, भुजा AB व AC पर बिंदु D व बिंदु E इस प्रकार से स्थित है कि जो DE है वह समांतर है BC के। E और BC दोनों समांतर दिए हुए हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें देखिए आगे क्या लिखा है प्रश्न में। प्रश्न में लिखा हुआ है AD/DB बराबर 4/3। देखिए प्रश्न में ऐसा दिया हुआ था एक तो कि DE जो है वह समांतर है किसके, BC के। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। इसी के साथ और हमें प्रश्न में ऐसा भी दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि AD/DB बराबर 4/13 है और AC बराबर 20.4 सेंटीमीटर गिवन है। कितने सेंटीमीटर गिवन है, 20.4। तथा EC का मान ज्ञात करो। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, EC की। तो देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। हमने क्या बताया था वीडियो को स्टार्टिंग में कि इस प्रश्न को हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हल करने वाले हैं। जो हमारी आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए वे शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां लिख देता हूं मैं, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम से यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। क्या होती है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, देखते हैं। स्टेटमेंट जैसा कि मैंने अभी बोला आपको कि यदि किसी
त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये वाला अनुपात बराबर होना चाहिए। ये कहता है कौन? आधारभूत समानुपाती प्रमेय, जो हमारी बेस्ट प्रॉपर्टी थ्योरम है वो ये वाली। अब देखिए ये वाला AD अपॉन BD AE अपॉन CE ये अनुपात बराबर होता है। हमें पता है AD अपॉन DB का मान हमारे पास में 4/13 है, 4/13 दिया हुआ है, बराबर AE का मान हमारे पास में है क्या? कहीं पर भी देख लो, हमारे पास में हमें AE का मान जो प्रश्न में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। अब देखो AE का तो मान हमें दिया हुआ ही नहीं है, क्या EC का मान है? EC का मान भी हमारे पास में दिया हुआ नहीं है। अब देखिए, अब मुझे एक तो AC का मान पता है और एक EC का मान पता है। AC तो होता है पूरा, तो मैं इसको देखिए अलग अलग भागों में बांट देता हूं। मेरे पास में जो AE है, AE को मैं क्या लिख देता हूं? AE जो मेरे पास होगा AC माइनस, पूरा तो AC है, AC में से मैं क्या घटा दूं? CE घटा दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? ये पूरा A क्या है? C, AC में से मुझे चाहिए AE, तो ये वाला भाग घटा दो, ये ऊपर वाला बच जाएगा बट्टे में। जो CE है उसका मान यानी कि EC का तो हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। बट्टे में वज्र गुणा करने पर इसी गुणा 4, 4EC बराबर AC का मान हमारे पास में 20.4 दिया हुआ है। AC का मान कितना है? इसकी जगह में लिख देता हूं, देखिए ड्रॉ कर देता हूं कि 20.4, 20.4 को बिन नंबर से गुणा करेंगे, 20.4 गुणा 13, 20.4 गुणा 13 माइनस 13 गुणा EC, 13 EC हो गया, 13 EC, ये माइनस का 13 बार EC है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। तो मेरे पास ऐसा हो जाएगा कि 4 EC प्लस 13 EC प्लस 13 EC बराबर, अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, मेरे पास में देखिए 13 और 4 मिलकर के 17 बार EC हो गया। EC कितनी बार हो गया? 17 बार। और मेरे पास में यहां लिखा हुआ है 20.4 गुणा 13 बटे कितने? ये वाले 17 आ जाएंगे। अगर यहां से आगे गुणा में जाएंगे तो मुझे वैल्यू पूछी गई थी प्रश्न में कि EC का मान बताइए, और यहां से आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी EC की। यही काम हमें करना था। और हम बताना चाहे तो ये बता देना, ये वाला जो है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है, ये वाला हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ये पूरा हमारे पास में 20.4 सेंटीमीटर है। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है उनमें 1 2 3 4 चारों में से कोई भी 3 मान दिए जा सकते हैं। तीनों का मतलब या तो इन चारों में से तीनों के मान दे दिए जाएंगे, या फिर ये वाली भुजा पूरी दी जा सकती है, उनके अनुपात दे दिए जाएंगे। कैसे भी करके हमें 3 वैल्यू दी जाएगी और चौथी वैल्यू पूछी जाएगी। तो हमें प्रत्येक प्रश्न को आना चाहिए। आप ऐसा काम करें, इससे रिलेटेड एक प्रश्न अपने आप हल करने की कोशिश करें। अब देखो इसी से संबंधित जो प्रश्न है और हमारे पास में कैसा पूछा जाता है, प्रश्न हमेशा अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हल कीजिए यदि, या सीधा ही दे दी क्वेश्चन में लिख करके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करो। क्या दे दिया जाए कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि AD बराबर 4x माइनस 3, AD ये वाली जो दूरी है वो हमारे पास में है 4x माइनस 3, यहां से A से लेकर D तक। उसके आगे AE बराबर A से लेकर E तक, AD हमने लिख दिया। अब AE हमारे पास में दिया हुआ है 8x माइनस के 7, ये वाली दूरी भी हमने लिख दी। चलो 2 काम हो गए। अब आगे BD का मान है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। CE जो है, CE का मान हमारे पास में लिखा है 5x माइनस 3।
इतना हमारे पास में गिवन है और हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और कौन से तरीके से? ये वाला आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। हमें पता है कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय होती क्या है? ये होती है AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन C। ये होती है हमारे पास आधारभूत समानुपाती प्रमेय। इस प्रमेय को प्रयोग में लेते हुए हम देखिए क्या मान निकालते हैं। AD की जगह मैं लिख सकता हूं, हमारे पास में लिखा हुआ है कि 4x माइनस 3 बटे में BD की जगह में क्या लिख सकता हूं? मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 3x माइनस 1 बराबर AE की जगह हमारे पास में आ जाएगा 8x माइनस 7 और यहां नीचे आ जाएगा कि 5x माइनस 3। अब देखिए वज्र गुणा करने पर जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास में कितना आएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं फटाफट से इसका लाइव जो कमेंट सेक्शन है वहां लाइव चैट में जाइए और वहां इसका उत्तर दीजिए कि हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू निकल के क्या आ रही है। तो आप वहां कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं यहाँ सबको बता देता हूँ। देखिए यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं पहले इस 4x को इन दोनों से इंटू करता हूं। 4 गुणा 5 मेरे पास में हो गया 20x स्क्वायर। ठीक है, अब 4x गुणा 3, 4 गुणा 3 हमारे पास में होता है 12x माइनस 3 गुणा 5 तो माइनस के 15x माइनस 3 और माइनस 3 प्लस के 9 हो गए। ये हमारे पास में एक साइड हो गई। दूसरी साइड 3x को 8x से गुणा करना है। 8 गुणा 3 होता है 24x स्क्वायर। इतना हमने लिख दिया। अब आगे 3x को अगर 7 से गुणा करोगे तो हमारे पास 7 गुणा 3 21x आ जाएगा। अब 3 का गुणा हो गया। अब 1 गुणा 8 यानी माइनस का 8x इतना लिखा। माइनस 1 गुणा माइनस के 7 ये हो गए प्लस के 7। अब क्या करना है मुझे? अब सभी वैल्यू को एक तरफा करना है। जितने भी मान उन सबको एक तरफ ले जाओ। ये सारा मान देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सबको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आएगी? यहाँ लिखा 24x स्क्वायर। कितना है? 24x स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे पास में है 20x स्क्वायर। अब देखो यहाँ 24x स्क्वायर है, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस को जाएगा। 24 में से 20 कम करेंगे तो मेरे पास में यहाँ आने वाला है x स्क्वायर। कितनी बार? 4 बार। 24 में से 20 कम हो गए। अब मैं बात करता हूं, देखिए इधर मेरे पास में 21 और 8 लिखा हुआ है 29x माइनस का। इधर मेरे पास में लिखा है 12 और 15 27x माइनस का। 27x उधर जाएगा तो मेरे पास में हो जाएगा प्लस का 27x। अब देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? माइनस के 2x। इतना हमने लिखा। अब बात करते हैं किसकी? 7 मेरे पास पहले से लिखा है, ये 9 उधर गया तो मेरे पास माइनस का हो गया। मेरे पास बच गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 बराबर। क्यों बराबर में सारा कुछ हम इधर लेके आ गए, 0 ही बचेगा। मैं तीनों में 2 कॉमन ले लेता हूं। मेरे पास बचेगा कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। और ये 2 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में एक ब्रैकेट बचा। एक द्विघात समीकरण आ गई कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ऐसे 2 नंबर जिनको गुणा करने पर हमारे पास में 2 आता है, जोड़ने पर 1 ही आता है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर का 0 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इन पहले वाले दोनों में मेरे पास में 2x कॉमन आ रहा है। यहां मेरे पास बचेगा x और माइनस का 1। यहां इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो बच्चा x माइनस 1 का x माइनस 1 ही रह गया। अब मेरे पास में दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहां में देखिए इसका मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। अगर दोनों ब्रैकेट समान है तो यहां में x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं। यहां पर मेरे पास में लिखा है कि 2x और प्लस का ये वाला 1 बराबर 0 लिख दिया। अब या तो पहले वाले ब्रैकेट के बराबर 0 है या दूसरे वाले ब्रैकेट के बराबर 0 है। यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x का मान हमारे पास में प्लस का 1 है। और यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 है
तो हमारे पास में 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/2। इसलिए हमें x की वैल्यू पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? x की वैल्यू पूछी गई थी। जैसे अगर मैं माइनस का 1/2 रखूं तो देखिए मेरे पास यहाँ कितना आएगा, 4 गुणा माइनस का 1/2 -3। इसका भाग इसमें 2 बार गया, -2 और -3। माइनस की कभी भुजा नहीं आती है, इसलिए x बराबर हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आपको ये प्रश्न किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सेम इसी से रिलेटेड को दूसरी संख्या भी देकर के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न के आगे वाला जो प्रश्न है हमारा किस प्रकार का दिया हुआ है। आगे वाला प्रश्न ऐसा है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है और चतुर्भुज भी कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। उस समांतर चतुर्भुज से पहले समांतर चतुर्भुज की विशेषता पता होना चाहिए। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती है। अब हम प्रश्न वापस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न आपके लिए मैं बोल रहा हूं, देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां मैं बना देता हूं, एक ड्रॉ कर देता हूं, एक चतुर्भुज है। नाम क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उसकी भुजा BC के ऊपर एक बिंदु है P। भुजा BC के ऊपर एक बिंदु P है और ये बिंदु P इस प्रकार से स्थित है कि यदि DP को आगे बढ़ा दिया जाए, कौन सी भुजा को? DP को आगे बढ़ा दिया जाए तो यह AB को आगे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर्टिकुलर पॉइंट यानी L पर मिलते हैं। अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए। हमें सिद्ध करना है, यहां लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है। हमें क्या क्या सिद्ध करना है? दो चीजें हमें प्रूफ करने के लिए बोली गई है। एक पहली कि dP/PL = dC/BL। dC/BL ये हमारे पास पहला पॉइंट प्रूव करना है। दूसरा पॉइंट भी इसमें प्रूव करना है, कौन सा? कि DL/DP = AL/AC। L/AC ये वाली चीज हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए प्रश्न जो क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की भुजा BC के ऊपर एक बिंदु P है जो DP को भी अगर आगे बढ़ाएं, AB को भी अगर आगे बढ़ाए तो बिंदु L पर एक दूसरे को मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये वाले अनुपात भी बराबर है। तो सबसे पहला काम हमें लिखना होता है गिवन, दिया गया है। दिया गया है, हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है? दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा BC पर, जो भुजा BC है उस BC पर एक बिंदु P जो है वह इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि DP व AB को बढ़ाने पर, DP व AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु L पर मिलते हैं। को बढ़ाने पर L पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? बिंदु L पर मिलते हैं। ये हमें गिवन है। उसके बाद में हमारे पास में क्या लिखना होता है? उपपत्ति, प्रूफ लिखना होता है प्रश्न का। अब हमें क्या क्या लिखना होता है, ये प्रूफ की बात है। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो मैं बात करता हूं पहले डायरेक्ट एक त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज है ALD। कौन सा त्रिभुज लेता हूं मैं? ALD।
एल डी, ए एल डी, ये पूरा त्रिभुज। इस त्रिभुज में मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास में एडी समांतर बीपी है। इसका कारण मुझे दिया गया है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए ये दिया गया है। अब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया या किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन सी प्रॉपर्टी कहती है ये वाली? ये है, कहती है आधारभूत समानुपाती प्रमेय। आधारभूत समानुपाती प्रमेय। अगर हमें पूरा स्टेटमेंट याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि कहता क्या है। त्रिभुज में ये वाला अनुपात है, इस अनुपात के बराबर होता है। इसका रीजन क्या है? आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। मैं अनुपात लिखता हूं, कौन सा अनुपात बराबर है? ऊपर वाले से शुरू करता हूं। एक साइड में मेरे पास लिखा है बी एल अपॉन ए बी बराबर पी एल अपॉन डी पी। ये वाला हम लिख सकते हैं कि बी एल अपॉन ए बी और पी एल अपॉन डी पी। ये इस आधारभूत समानुपाती प्रमेय से मैंने लिख दिया। अब देखिए, मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था डीपी अपॉन पी एल। डीपी अपॉन पी एल एक चीज। दूसरी देखते हैं, मुझे चाहिए बी एल अपॉन डी सी। बी एल अपॉन डी सी। यहां मैं एक छोटा सा ब्रैकेट बना करके लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए मुझे चाहिए सी डी। मेरे पास में है ए बी। क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर सी डी? प्रश्न में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो देखिए, इस लाइन को पूरा मैं अपोजिट लिख रहा हूं, ठीक है? हम आसानी से लिख सकते। कैसे? ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो यहां पर मेरे पास में हो जाएगा, देखिए डीपी, नीचे आ जाएगा मेरे पास में पी एल, ठीक है? ये बी एल मेरे पास में नीचे आ जाएगा बी एल, और ए बी ऊपर चला जाएगा। ए बी की जगह मैं लिख देता हूं सी डी। अब मैंने जो ये लाइन लिखी है, क्या यही सिद्ध करना था मुझे? अगर यही सिद्ध करना था तो मैं यहां लिख देता हूं हैंस प्रूव्ड। एक पॉइंट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। एक पॉइंट हमारा यहां कंप्लीट हो गया। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। अगर हमारा एक पॉइंट यहां कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे मुझे क्या बताना था? मुझे यहां डीपी बताना है, डीपी मेरे पास है। एसी बताना था, एसी क्या है? एसी नहीं बताना है। एसी की जगह देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि डी एल अपॉन डी पी। डी एल अपॉन डीपी, डीपी तो हमारे पास में है। दूसरी चीज ए एल कहां पर है? ए से लेकर के एल तक की दूरी, और जो बट्टे में है वो यहां पर आ जाएगा दूसरा मान। कौन सा? दूसरा मान यह होगा, देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूं। यहां पर ये वाला हमारे पास में जो वैल्यू है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहला काम यही है हमारा। हाँ, हमारे पास में यहाँ डीसी ही लिखा हुआ है। प्रिंटिंग मिस्टेक का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ डीसी लिखा हुआ है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमारे पास में जो प्रश्न है उसमें क्या क्या है? एक बनना चाहिए डीपी है हमारे पास, एबी तो हमें पता है सी डी के बराबर है, यानी अपॉन में जो है डिनोमिनेटर वो तो सेम है हमारे पास में। मैं यहाँ लिख देता हूं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है मेरे पास बी एल अपॉन ए बी की जगह मैं लिख देता हूं सी डी बराबर पी एल अपॉन डी पी। अब यहां पर भी लिख देना ए बी बराबर सी डी। इतना हो गया। अब ये जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो तुम्हारे पास सेम आ रहा है, अंश बराबर नहीं आ रहा है। अंश आना चाहिए डी एल, हमारे पास है बी एल। हमारे पास में केवल ये वाला ही है, हमें चाहिए पूरा। एक तो चाहिए ए एल और एक चाहिए डी एल। मैं एक काम कर देता हूं कि दोनों पक्षों में, यानी बोथ साइड +1 करने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें कितना जोड़ा जा रहा है? दोनों पक्षों में
एक जोड़ने पर। अब एक जोड़ने से हमें कौन सा प्रॉफिट मिलने वाला है वो देखते हैं। मैं यहाँ एक जैसे ही जोड़ता हूं मेरे पास में आ जाएगा BL अपॉन CD प्लस 1 और राइट हैंड साइड में मेरे पास आएगा PL अपॉन DP प्लस 1। इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। यहाँ मेरे पास में अपॉन जो है यानी कि LCM आएगा वो है CD का भाग CD में एक बार, यहाँ पर मेरे पास आ गया BL अपॉन CD बराबर, यहाँ LCM ले लिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा PL प्लस DP। अब देखो जोड़ने पर क्या क्या वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ नीचे मेरे पास में CD लिखा हुआ है और यहाँ मेरे पास में नीचे DP लिखा हुआ है। BL में CD जोड़ो, BL प्लस CD। यदि BL में CD जोड़ेंगे तो हमें पता है कि CD किसकी जगह वैल्यू रखी थी। आप चाहो तो CD की वापस क्या रख सकते हैं, CD किसके बराबर था, हमारे पास में था AB के बराबर। अगर ये वाला AB के बराबर था तो देखिए AB प्लस BL, AB प्लस BL AL, इसकी जगह हमारे पास हो जाएगा AL। दूसरा काम PL प्लस DP, PL प्लस DP मिलकर के DL हो जाएगा और यही वाली जो वैल्यू है हमें सेकेंड नंबर में प्रूफ करनी थी। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये इसके दोनों पॉइंट यहाँ कंप्लीट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इसके आगे वाले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार का जो हमारा प्रश्न है वो दिया गया है। बेहद ही आसान प्रश्न लेंगे हम, जो कि अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमारी किताब की एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट बोल देता हूं मैं आपको। स्टेटमेंट यानी कथन हमारे पास में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, या डायरेक्ट ऐसा लिख दिया जाए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। इसी का दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई का, किसी दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा और भी होता है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो हमेशा उनके एरिया के बराबर होता है। क्या क्या बोला मैंने, पहला तो है सिद्ध कीजिए कि किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इन भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आपको इनके शीर्ष लंब है उनका स्क्वायर भी दिया जा सकता है, इनकी जगह ऊंचाई का स्क्वायर भी दिया जा सकता है और माध्यिकाओं का स्क्वायर भी दिया जा सकता है। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न है हमारा, जो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कथन लिखना होता है। जैसा कि मैंने अब आपको बोला है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारे पास में कथन दिया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न में हमें सबसे पहले जो प्रमेय होती है उसको सिद्ध करते टाइम पहला पॉइंट लिखना होता है कथन यानी स्टेटमेंट। यहां हम लिखेंगे कथन, ये हमारे आंसर की पहली लाइन हो जाएगी, कथन। उसके बाद में मुझे लिखना होता है दिया गया है। हमें क्या दिया गया है वो भी बात करते हैं। दिया गया है जो
पहले मैं इसके डायग्राम की बात कर लेता हूं। मेरे पास में ये मैंने मान लिया एक कोई त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज और बना देते हैं साथ ही साथ, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि त्रिभुज कितने होने चाहिए, दो, दोनों समरूप होने चाहिए। ये ए बी सी है, इसका नाम डी ई एफ रख दो, चाहे पी क्यू आर रख दो, कैसे भी नाम रखो, नाम में कोई दिक्कत है नहीं। नाम में क्या रखा है, दिया गया है, क्या दिया गया, दोनों त्रिभुज जो एक दूसरे के कैसे हैं, हमारे पास में दिया है समरूप। दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए प्रूव दैट, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो अनुपात कैसा होगा, यहां अनुपात लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब ऊपर मैंने लिखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, नीचे लिखा है पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इतना हमने लिख दिया। इसका जो है वो अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर आएगा, ए बी, तो इसमें ए बी की जगह क्या है, पी क्यू। ठीक है, इसमें ए सी तो लिखा हमने ए सी अपॉन, इसके लिए ये पी आर ये भी लिख दिया हमने, इसके अलावा बी सी तो ये लिख दिया हमने बी सी, और इसके लिए है क्यू आर, यानी ये भुजाओं का अनुपात जो है, भुजाओं के वर्गों का अनुपात जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये हमेशा इस प्रकार का आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब मुझे लिखना है कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। रचना में एक काम करना है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाल होना चाहिए। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, और ए एम जो है परपेंडिकुलर बी सी, और पी एन जो परपेंडिकुलर क्यू आर। क्या काम किया हमने, ए एन जो है वो लंब डाला किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, तथा पी एन जो है परपेंडिकुलर लंबवत है किसके ऊपर, क्यू आर पे। ये हमने दो काम कर दिए रचना में। रचना होने के ठीक बाद हमें लिखनी होती है इसकी प्रूफ यानी उत्पत्ति। बात करते हैं इसके उत्पत्ति की। अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। यहां मैं लिख देता हूं, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमारे पास में दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं। अब देखिए, इतना हमें पता होना चाहिए, अगर दो समरूप त्रिभुज है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात सभी समान होता है। जैसे एबीसी त्रिभुज की भुजाएं मेरे पास में है, एक तो ए बी, एक है मेरे पास में बी सी, और एक है मेरे पास में ए सी। इसका अनुपात हमारे पास बराबर होना चाहिए। ए बी की जगह आएगा पी क्यू, ये लिख दिया पी क्यू। बी सी की जगह हमारे पास में देखिए बी सी जहां लिखा वहां क्यू आर आ जाएगा, ये लिखा क्यू आर। और ए सी की जगह पी आर आ जाएगा, ये लिख दिया पी
आर। अब तक हमने कोई भी समीकरण नहीं दी, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। 1 नंबर हमारे पास समीकरण आ गई। अब मैं ये वाला काम लेता हूं कि ये मैंने क्यों लिखा, त्रिभुज एबीसी का, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहां देखिए मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR, क्योंकि रियल में तो हमें यही चीज पूछी है, ये वाली जो चीज पूछी है उस पर बात करते हैं हम डायरेक्ट। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणा आधार, एबीसी का आधार है BC, ये मैंने लिखा BC, गुणा इसकी ऊंचाई AM, ये मैंने लिख दिया AM, यहां तक ठीक है। अपॉन में मेरे पास में क्या है उसकी बात करते हैं। अपॉन में मेरे पास में ऐसा आ जाएगा 1/2, यहां तक ठीक है, गुणा इसकी ऊंचाई और इसका आधार, आधार मेरे पास में है QR, इसी के साथ इसकी ऊंचाई मेरे पास में PN, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ए PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR AM अपॉन PN। उससे ठीक पहले यहां मुझे देखिए समीकरण 1 के साथ में यहां एक लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन, वो देखिए, ट्राइंगल यानी त्रिभुज AMB, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज PNQ, इन दोनों त्रिभुजों में मेरे पास में क्या क्या दिया हुआ है। मुझे पता है कि इसका अनुपात बराबर है। एक चीज, अनुपात चलो छोड़ो, मुझे दिया हुआ है ये वाला एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। एक चीज हो गई मेरे पास, एंगल B बराबर एंगल Q हमारे पास हो गई। दूसरी चीज ये वाला 90 डिग्री का, ये वाला भी 90 डिग्री का, यानी एंगल AMB बराबर एंगल PNQ, ये हमने रचना में लिखा था। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी के AA गुणधर्म से, AA नियम से त्रिभुज AMB जो है वह समरूप हो जाएगा PNQ के। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो मैं भुजा कौन कौन सी लेता हूं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर हमारे पास में आ जाएगा AM अपॉन PN, AM अपॉन PN। ये वाली समीकरण बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। 2 नंबर समीकरण तथा समीकरण नंबर 1, इन दोनों की सहायता से क्या कहा जा सकता है, AB अपॉन PQ इन दोनों के बराबर है, AB अपॉन PQ इसके बराबर है। तो 1 2 3 4 चारों ही बराबर होने वाले हैं, चारों ही बराबर होने वाले। ये आप कहे तो एक काम कर लेना चाहे, इतना समीकरण 1 आ गई हमारे पास में। समीकरण 1 आने के ठीक बाद हमें क्या करना है, ये समीकरण 2 तक लिख दिया। समीकरण 2 भी आ गई, 1 भी आ गई, तो यहां एक लाइन एक्स्ट्रा कर देता हूं, बाद में ये चीज वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों का मतलब है AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR AC अपॉन PR। ये तो ऑलरेडी है। और ये वाला 2 नंबर में मेरे पास बराबर है कि AM अपॉन PN। मैंने जैसा आपको बताया था, कौन सा, अगर पूछा जाए सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का वर्गों का अनुपात बराबर है, तो भी हमें ऐसा ही करना है। अगर ऊंचाइयों का अनुपात बराबर बताना है तो भी ऐसा ही करना है। जो शीर्ष लंब है उसका अनुपात बताना तो भी, इतना काम तो सेम है। अब क्या चेंज होगा वो बात करेंगे। इन द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR, जैसा मैंने अभी आपको बताया था वो डायरेक्ट वही चीज में वापस रिपीट कर देता हूं। एक बार मैं आपको बता चुका हूं ये वाला कहां से आया है, यहां लिख देता हूं QR गुणा AM के नीचे है PN। अब देखिए मुझे यहां तक सेम लिखना था, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा।
अगर ऊंचाई का अनुपात रखना है तब तो हम क्या करेंगे, इस BC अपॉन QR की जगह AM अपॉन PN रख देंगे, तब हमारे पास AM और AM का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे PN का स्क्वायर आ जाएगा। अभी यहाँ पर मुझे भुजाओं का अनुपात लेना है, यानी ये ऊंचाई का अनुपात मुझे नहीं चाहिए। AM की जगह में इनमें से कोई भी एक रख सकता हूं, तो यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, यहां BC मेरे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं काम कर देता हूं इसकी जगह ये वाला लिख देता हूं, लिख सकते हैं दोनों बराबर है, तो BC गुणा BC मेरे पास में हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR गुणा QR मेरे पास में QR का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के या किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर ये ऐसा है, ये एक चीज बराबर आ गई तो सारी बराबर होनी चाहिए, तो इसी प्रकार लिख देना, इसी प्रकार एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये वाला चीज में प्रूफ करके बताना था, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ये हमारा काम यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारे पास में एक ऐसा प्रश्न भी दिया हुआ है, आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाले सभी त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ऐसा हमारे पास एक डायग्राम बनेगा जिसमें ये कोई एक हमारे पास में त्रिभुज दिया हुआ है, इस भुजा का मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु, तो हमारे पास में 1 2 3 4 त्रिभुज बनते हैं। हमें ये बताना ये चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज। हमारा जो प्रश्न होने वाला है बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न ऐसा लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाया गया त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज, क्या बनाया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज। यहां एक वर्ग है कोई भी, प्रश्न में लिख दिया सिद्ध कीजिए कि किसी भी एक वर्ग की एक भुजा पर वर्ग बनाया जाता है तथा उसी वर्ग के एक विकर्ण पर भी एक जो है समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। उन दोनों में है कि विकर्ण पर बनाया गया त्रिभुज भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का एरिया में डबल होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से, किसी भी एक भुजा पर हमें बनाना है, तो मैं मान लेता हूं इस ऊपर वाले साइड में यहां पर एक आइसोस्केल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बनता है। मैंने यहां मान लिया कि ये वाला जो है एक त्रिभुज बनेगा, यहां हमने कुछ इस प्रकार से डिनोट कर दिया। अब यहां मेरे पास में एक विकर्ण भी है, इस विकर्ण में भी मेरे पास में एक वर्ग बनना चाहिए त्रिभुज ABCD। यहाँ जो दो बिंदु आ रहे हैं इनको E तथा F नाम दे देते हैं। प्रश्न एक बार रिपीट करता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सबसे पहले ये लिख दिया, उसके बाद में दिया गया है, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें ऐसा दिया हुआ है कि वर्ग ABCD की भुजा DC पर तथा विकर्ण या विकीर्ण डायगोनल BD पर क्रमशः दो समबाहु त्रिभुज बनते हैं। दो समबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज DEC व त्रिभुज DFB बने हैं या बनते हैं। इस प्रकार से इतना तो मैं गिवन है, दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है वो भी लिख देता हूं। हमें जो है प्रूफ करना है वो ये वाली है कि सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना, दो त्रिभुज बनते हैं मेरे पास में, एक का तो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दूसरे का क्षेत्रफल है हमारे पास में एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DFB। अब देखिए हमें ये बताना, या तो ऐसा बता दो ये वाला इसका आधा होता है, या फिर आप ऐसा बता दो कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ADE, सॉरी ये लिखना है DEC जो है वो बराबर है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DF। ये दो यहाँ गुणा भाग में इधर आएगा तो गुणा में चेंज हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लाइन प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा सिद्ध करना है, रचना इसमें कुछ भी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट हमारे पास में इस क्वेश्चन का मेन पार्ट जो आता है वह है उपपत्ति। उपपत्ति लिखने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि वर्ग जो होता है उस वर्ग का विकीर्ण जो होता है, वर्ग के विकीर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। एक और हमें यह पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूलाज पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। वर्ग जो है उसका विकर्ण होता है हमारे पास में भुजा √2। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होता है रेडिकल साइन 3/4 यानी √3/4 भुजा स्क्वायर। ये दोनों चीजें इसमें बेहद ही ज्यादा काम में आने वाली है। इन्हीं दो बातों पर ये पूरा प्रश्न हल होने वाला है। कैसे? मुझे दोनों का अनुपात बताना है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का। मैं यहाँ लिख देता हूं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DEC अपॉन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DFB बराबर दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होना चाहिए मेरे पास में। इस त्रिभुज के लिए √3/4, तो इसके लिए भी आएगा मेरे पास में √3/4। ये तो आपस में कट जाएगा। अब भुजा का स्क्वायर करना है। ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है मेरे पास में कौन सी, यह एक वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। मैं मान लेता हूं इस वर्ग की भुजा x है। कितनी है? x, ताकि लिखने में आसानी होगी तो गुणा x स्क्वायर। ठीक है। अब इस दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो इसका विकर्ण है तो यहां हो जाएगा भुजा √2। तो यहां लिख देता हूं भुजा √2 का होल स्क्वायर। यहां मेरे पास बच गया ऊपर x स्क्वायर बटे में x यानी x का स्क्वायर गुणा √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब इनको वज्र गुणा कर देते हैं। ये मेरे पास x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आ गया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DEC बराबर ये आ जाएगा मेरे पास में एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DFB बट्टे में 2 लिखा है। बट्टे में 2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। अगर यहां लिख रहे हैं तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा। इस 2 को यहां गुणा कर देंगे, डायरेक्ट वज्र गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास में ये वाली लाइन आ जाएगी। जो हमें अच्छा लगे, जो सही सूटेबल हो वही हमें लिखना है। और लास्ट लाइन होती है हमारे पास में हैंस प्रूव्ड। लास्ट लाइन क्या होती है? हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये प्रश्न भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अपने आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो डायग्राम है हमारा किस प्रकार से दिया हुआ है, बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए एक चीज का ध्यान रखें, आप 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए कोई भी अगर चैप्टर देखना चाहते हैं, ये अगर आपका कोई मित्र है जो किसी चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में कमजोर है, तो आप हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रत्येक चैप्टर यानी ऑल बुक जो है हमारी, फुल बुक, पूरी किताब जो है हमारी अपलोड की जा चुकी है। वहां पर आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू लिखे हुए मिलेंगे। आप जैसे चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 के जितने भी वीडियोज है आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ऐसे करके आप किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल आसानी से वहां से आप देख सकते हैं। और ये वाले जो हमारे पास में पर्टिकुलर वीडियोज आएंगे 18, 19, इनमें हमारी पूरी बुक जो है, ऑल बुक जो है उसका रिविजन हो जाएगा।
तो रिवीजन के लिए हमारे ये वाले वीडियो जरूर देखें, और अगर आपने हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। अगर आप हमारा कोई भी वीडियो देख रहे हैं और आगे वाला वीडियो भी चाहिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसको आगे से आगे जरूर शेयर करें ताकि सबको ये फायदा मिल सके। देखो अब मैं आगे वाला जो प्रश्न है उसमें डायग्राम बना देता हूं। पहले तो मेरे पास में इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ए ई बी डी सी, यहाँ पर 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, ये वाला एक्स, ये वाला ए, ये वाला बी और ये है सी। प्रश्न लिखा है x का मान ABC के पदों में ज्ञात करो। पहले प्रश्न को समझते हैं क्या लिखा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले मुझे पता है ये वाला कोण 50 का, ये वाला भी कोण 50 का, एकांतर कोण बराबर है, इसलिए यह दोनों लाइनें समान होगी। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूं, यहाँ ए जो हमारे पास में एंगल है कौन सा, EAC 50 का है, EAC। दूसरा मेरे पास में एंगल दिया हुआ है DBC, यह दोनों एंगल ही हमारे पास 50-50 डिग्री के है, और यह जो एंगल है वो हमारे पास में अल्टरनेट एंगल बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। और एकांतर कोण यदि बनते हैं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो AE है वह समांतर हो जाएगा BD के। यदि अब आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगा देता हूँ, यहाँ लिख देना आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या कहती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर वो वाला भी आप नहीं लगाते हो तो दूसरा काम देखिए, ये वाला भी आपको याद नहीं रह पाता है तो दूसरा काम भी है। दूसरा काम मैं डायरेक्ट आपको यह बता देता हूं। मेरे पास में दो त्रिभुज है, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज ACE, कौन सा त्रिभुज ACE, पूरा बड़ा त्रिभुज। दूसरा मेरे पास में है BCD। इन दोनों त्रिभुजों में मेरे पास में एंगल C बराबर एंगल C है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज हम यह लिख सकते हैं, दूसरी हमारे पास में कंडीशन ये हो जाएगी, एंगल A बराबर एंगल B बराबर 50 डिग्री। तो मैं यहां लिख देता हूं समरूपता, सिमिलैरिटी जो है उसके ए नियम से दोनों त्रिभुज मेरे पास में समरूप हो गए। कौन कौन से, त्रिभुज ACE समरूप है त्रिभुज BCD के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए, इसलिए AE अपॉन BD बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये तो हो गया AE और इधर आ गया BD ये वाला। अब देखिए, और ये वाली तो हमें दिया हुआ था, देखिए A और X। और कौन सा है इस वाले त्रिभुज का, ये वाला पार्ट है C। कौन सा पार्ट है, C। कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज जो हमारे पास में है DBC या BCD। BCD कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ नीचे में C। और हमारे पास में ये भी देख लीजिए कि क्या बना हुआ है। अब हमारे पास में और क्या चाहिए, ये वाला A से C तक चाहिए। AC कितना है, AC है B प्लस का C, ये भी लिख दिया। AE कितना है, AE कितना है, A से लेकर E तक की दूरी को हम A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और BD जो है हमारे पास में उसको X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब यहां से X की वैल्यू निकालता हूं, X गुणा B प्लस C बराबर AC। तो यहाँ हमारे पास आएगा X बराबर B प्लस C। ये जो गुणा में था B प्लस C, आगे जाने पर भाग में हो जाएगा B प्लस का C। इस प्रकार ये वाला प्रश्न भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसको एकांतर कोण बना करके अब उसको समरूप बता सकते थे, तो भी काम इसी प्रकार से हो जाता। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास में आगे वाला जो प्रश्न है वो आपके लिए स्पेशल, आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है, अक्सर पूछा जाना योग्य प्रश्न है। देखिए, हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के दौरान प्रत्येक प्रश्न जो है वो बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें पेपर तक पूरा कोर्स करना है।
अगर आपको बाकी के सारे प्रश्न देखने हैं, पूरा चैप्टर देखना हो किसी भी चैप्टर को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको पूरी किताब जो है प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक उदाहरण वहाँ आपको अपलोड किया हुआ मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ रिवीजन में पूरा सिलेबस नहीं बताया जा सकता, केवल उन्हीं प्रश्नों को बताया जाएगा, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसे प्रश्न जो आने की संभावना है वो आपको स्पेशल रूप से होमवर्क के रूप में दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको प्रश्न देके बता देता हूँ। प्रश्न ऐसा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है वह समकोण है, यानी B जो है वह 90 डिग्री का है। माना कि D और E जो है वह क्रमशः AB व BC पर दो बिंदु स्थित है और इस प्रकार से स्थित है कि टू प्रूव यानी सिद्ध कीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना है कि AE स्क्वायर बराबर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये वाला आपको प्रूफ करना है। ये वाला हमारे पास प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, नाम है ABC, जिसका कोण B 90 डिग्री का है इस प्रकार से। उसके आगे हमें D और E जो है, यहाँ एक बिंदु D जो है, एक यहाँ बिंदु E लिखा हुआ है, बोला है एक AB पर है और एक BC पर है। ठीक है, इतने दो बिंदु बना दिए, मुझे AE को मिलाना पड़ेगा, ये मैंने AE को मिला दिया। उसके बाद में CD को मिलाना पड़ेगा, मैंने CD को मिला दिया। मैं इसको भी मिला देता हूँ, DE को भी, E को भी मिलाना पड़ेगा। अब हमारे पास मिलाने के बाद तीन त्रिभुज बनते हैं समकोण त्रिभुज। कौन कौन से नाम देखिएगा। एक तो त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनता है आपके पास में DBE, एक त्रिभुज बनता है ABE। इन तीन समकोण त्रिभुजों में आपको जो पाइथागोरस प्रमेय, जो बोधायन प्रमेय 3 बार अप्लाई करनी है। पहले इसमें कर दो ये वाला 3 अप्लाई हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाला 1 नंबर है, ये वाला 2 नंबर है, ये वाला 3 नंबर है, इन दोनों को जोड़ देना, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों को जोड़ने के बाद समीकरण 1 का मान रख देना, ये वाली वैल्यू प्रूफ हो जाएगी। इन दोनों में जैसे ही जोड़ोगे आपके पास देखिए ये वाला जो चीज है DBE, एक तो ये वाला और इसके अंदर दूसरा कौन सा ABE, इन दोनों के अंदर आपको क्या समानता दिखाई देती है, अच्छी प्रकार से अच्छी से प्रश्न को हल करना है। इसी प्रश्न के साथ आज के जितने भी प्रश्न हुए आपको किस प्रकार के लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बने रहिए। अब आगे आने वाला जो चैप्टर है उसमें बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 यानी सर्किल। उसके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, पूरी बात हम करेंगे। तो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।